लू पदमपुर आपण मानकु समको स्वागत करुछे आज अतिथि वक्ता डॉक्टर अंजना पुरी को जता कि आपण माने जानि छन लू संस्कृत वर्णमाला गोटे स्वर वर्ण जेनटा कि आमे एबे व्यवहार नाइ करबा लू लू तरफ रु आज इस वेबिनार नेशनल वेबिनार के आपण मानकु फेर थरे स्वागत। कोरोना परे आज भी गोटे शुभ संवाद आछे जे नाइट कर्फ्यू उठी जाइछे तो एबे यात्रा हे परबा नाटक हे परबा गोटे शुभ खबर है। आमे एता नरे एना जने वक्ता को पाइछो जे थिएटर रे गोटे एसेंशियल कंपोनेंट जेनटा कि बहुत समय रे आमे ताके नजरअंदाज भी कर देथिसो म्यूजिक थिएटर म्यूजिक रो शी इज एन एक्सपोनेंट। आमे डॉक्टर अंजना पुरी के विषय रे बहुत कम मुई कहमी, इसे हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये डॉक्टर पुरी को जानना कोई जरूरी नहीं है, आम मानकर जानवर जरूरी है। डॉक्टर अंजना पुरी के विषय रे डॉक्टर पुरी ग्रेजुएट ऑन पोस्ट ग्रेजुएट ऑन हिंदुस्तानी भोकाल म्यूजिक रे तांको ट्रेनिंग है छे हिंदुस्तानी म्यूजिक रे पातियाला घराना रे ग्वालियर घराना रे से म्यूजिकोलॉजी कोर्स करछन से पाठ पढ़िछन खैरागढ़ रो जर्मनी रो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन नो डिपार्टमेंट ऑफ एथनोम्यूजिकोलॉजी एंड इंडोलॉजी सही डिपार्टमेंट रे से पाठ पढ़िछन। डॉक्टर अंजना पुरी को पीएचडी अच्छे आउतार जेन विषयटा होचे वॉइस रिदम एंड मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेडागोजिकल मॉडल फॉर ट्रेनिंग एन एक्टर with special emphasis to Indian music tradition. Music, Indian musical tradition, theater, सेतरे पर pedagogical model. Dr. Anjana Puri senior fellowship for performing arts से पाइछन 2003 रे सेटा भी थिएटर रे से जन विषय वस्तु चयन करिछन that is very interesting and very much relevant to Indian theatre in search of images unseen, analyzing speech, voice and music in the context of theatre performance. Tagore Scholarship for Research से पाइछन 2015 रे रोल ऑफ कंटेम्पररी म्यूजिक इन मॉडर्न इंडियन थिएटर। डॉक्टर अंजना पुरी रंग विदूषक संगे संपुक्त रहिछन बहुत नामजादा डायरेक्टर मानकर संगरे काम करिछन। खाली बंशीधर नुहन से केएस राजेंद्रन को संगे त्रिपुरारी शर्मा को संगे काम करिछन। पाखापाखी 50 नाटक रो म्यूजिक कंपोज करिछन। संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी डॉक्टर अंजना पुरी जी को हम स्वागत कर रहे हैं। वी वेलकम डॉक्टर पुरी इन आवर मिस्ट। डॉक्टर पुरी, आपको सुनने के लिए 3 इंस्टीट्यूट यहाँ जो है, झारखंड का एक कल्चरल इंस्टीट्यूट, थिएटर इंस्टीट्यूट, उसका कोलैबोरेशन है। सोहेला हमारे नजदीक है, सोहेला की एक चेतना नाट्य संस्था है, ये हमारे ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसके साथ एक ड्रामा का एक आयोजक मंडली है, वो नाटक आयोजन करते हैं, उत्तलगढ़ नाट्य संसद। So on behalf of all of us, on behalf of Odisha, we welcome you, Dr. Puri. And friends,
Now we are going to listen to Dr. Puri. Over to Dr. Anjana Puri. Namaskar. Can you see me and hear me? I don't know. I am still not computer We savvy. see you perfectly. We hear you perfectly, madam. Wonderful, wonderful. Kemant is also with me, and he's been part of Rang with Bhushan for a long time. Actually, first of all, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ लो पदमपुर नाट्य संस्था को, झारखंड संस्कृति मंच जमशेदपुर को, ड्रामा चेतना सोहिला को और उत्तलगढ़ नाट्य संसद तालपदर को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और मुझे एक मौका दे रहे हैं एक ऐसे विषय पर बात करने की जिस पर नॉर्मली कोई बात नहीं करता है। और मैं उस चीज को थोड़ा सा प्रश्न भी होता है मन में, और हम देखिए समय बदलता है और बदलते समय there are a lot of things that happen which is not in our hands, right? And so when I think of music within the frame of theatre, it is not a, on the one hand it's very easy, हमको लगता है चलो म्यूजिक है तो उसमें गाना होगा, मेलोडी होगा, तो ये सारी चीजें हैं और गाना अच्छा लगता है। और साथ में मुझे लगता है कि रंग संगीत वाकई में सिर्फ गायन वादन है। हम बहुत बार आई विल गो नाउ, मैं जिगजैग करूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा करना चाहती हूँ। और केमत मुझे बार बार कहता है कि दीदी आप आखिर तक नहीं ले आर्गुमेंट को आखिर तक नहीं ले जाते हो, बीच में छोड़ देते हो। तो आज ही मुझे ये कंप्लेंट मिली है। तो वो इसलिए होता है कि जब हम जिगजैग करते हैं तो एक तो मतलब एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस जाती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वापस आना है। तो प्लीज कॉल मी बैक, टेल मी दैट नो 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 यू गॉन रॉन्ग, यहाँ से आप बताइए। तो शुरू से करते हैं। अगर हम संगीत की बात करते हैं, देखिए संगीत और म्यूजिक ये दो चीजें हैं। म्यूजिक हैज टू यूनिट्स, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। संगीत हैज 3 यूनिट्स, गायन, वादन, नृत्य, और इसका समावेश जो है संगीत बनता है, ठीक। तो because of a kind of a language that we have got used to, संगीत very automatically gets translated into music। जहां आपको समझ में नहीं आता मुझे रोक दीजिएगा। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि मुझे हर बार लगता है कि हम क्यों नहीं बोलते हैं कि मुझे संगीत करने जाना है। हम कहते हैं मुझे म्यूजिक करने जाना है या म्यूजिक सीखने जाना है। हम कभी नहीं कहते हमको संगीत सीखने जाना है, क्योंकि संगीत हमारी वोकैबुलरी से गायब हो गया है। और कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन एक अगर हम रंग संगीत की बात करते हैं तो रंग संगीत, अगर हम कहते हैं कि संगीत गायन वादन नृत्य का समावेश है और ये नाट्य शास्त्र से आया है, तो नाट्य शास्त्र अभी का ग्रंथ नहीं है, अभी का स्क्रिप्चर नहीं है, वो 2021 साल पहले का स्क्रिप्चर है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नाट्य शास्त्र नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, बहुत सीधी बात है। लेकिन जहां तक संगीत का सवाल है, देखिए 2021 साल पहले भारतवर्ष का मैप क्या था, उसमें वनस्पति क्या थी, उसकी माटी कैसी थी, उसके वहां उस वक्त जानवर कौन से थे जिससे हम उनका लेदर लेकर इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, धातु किस तरह के थे। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो साउंड है और साउंड हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड।
उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल आज है, ठीक है। तो फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ है जिससे इसको, अगर हमें उस साउंड के बारे में नहीं मालूम है तो उस म्यूजिक वाले हिस्से का एनालिसिस हम कैसे करेंगे। मुद्राओं की बात होती है, स्पेस की बात होती है, भाई स्पेस इज फिजिकल, मुद्रा इज ऑल्सो फिजिकल, वॉइस being physical is still abstract in the sense that we cannot see the voice, और जो फिजिकल प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर है, चाहे वो नाभि से हो, लंग से हो, वोकल कॉर्ड से हो, जब वो निकलता है, हुंकार हो, ये सारी चीजें, ये फिजिकलिटी है, और एक ऐसी फिजिकलिटी जो हमको दिखती नहीं है। We can't see the process of the voice being articulated, ठीक है। अगर ये सब है, प्रॉब्लम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम गायन वादन नृत्य की बात करते हैं तब उस मुझे लगता है उसका या दो प्रमाण है, एक नाट्य और कथा गायकी, ठीक है। जैसे पंडवानी है मध्य प्रदेश का, तो कथा गायकी में जब वो पंडवानी गायक महाभारत के बारे में गाती है, तो क्या होता है कि वो जो तंबूरा जिसको वो एज एन इंस्ट्रूमेंट, अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है, तो वो जो तंबूरा है वो कभी भीम का गदा बन जाता है, कभी अर्जुन का गांडी बन जाता है, कभी हम कहते हैं कभी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है तब वो वस्त्र भी बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब एक प्रॉप जो है, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉप बन जाता है, और प्रॉप अलग अलग चीजों को क्या कहते हैं उसको सिग्निफाई करता है, उसका प्रतीक बन जाता है, ठीक है। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो उसमें कथा गायकी में मूवमेंट है, उसमें गायन है, उसमें वादन है, उसमें कथावाचन है, उसमें ऑडियंस भी उस परफॉर्मेंस का हिस्सा बन जाता है। यही चीज अगर हम नाट्य में देखें तो नाट्य जो है वो गायन, वादन, नृत्य तीनों चीजों का समावेश है, ठीक। इस चीज को समझना होगा, क्योंकि हम जब सोलो परफॉर्मर जब वो रागदारी की बात करते हैं या गायन की बात करते हैं, धुन की बात करते हैं, और एक परंपरा की बात करते हैं कि पारंपरिक जो आपका जिस तरह से आपको सिखाया जाता है वो भी तो है, ठीक है। उसी तरह से नृत्य भी है, नृत्य भी मुद्राओं की बात करता है, रेफरेंस देता है नाट्य शास्त्र को या अभिनव भारती को। तो इन सब चीज, जैसे हम संगीत रत्नाकर की बात करते हैं, बृहदेशी की बात करते हैं, ये सारे आफ्टरऑल ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, जिन चीजों की बात होती है वो एक्सप्लेन्ड है, और तो आपके पास एक बनी बनाई थियोरी है, आपके पास मेटा लैंग्वेज है, आपके पास मेथोडोलॉजी है, और मेथोडोलॉजी इसलिए है क्योंकि आप घरानेदार गायकी करते हैं। आप किस तरह, आप मेरखंड की बात करते हैं, मेरखंड जो मांगनियार की बात करते हैं, तो मांगनियार जो कहते हैं हम मेरखंड गाते हैं, या अलग अलग घराने जो कहते हैं मेरखंड मतलब खंड मेरू इज फ्रॉम द संगीत रत्नाकर, और खंड मेरू का मतलब होता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरस, तो इट्स मैथमेटिकल, ठीक है। तो लेकिन हम गायन शास्त्र की बात नहीं करते हैं, हम वादन शास्त्र की बात नहीं करते हैं, हम नृत्य शास्त्र की बात नहीं करते हैं, हम संगीत की बात करते हैं, और ये तीनों हिस्से जो है
वो नाट्य का प्रमाण, नाट्य शास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र का यदि ये हिस्सा है तो इसका मतलब कि जो नाट्य हम करते हैं उसकी एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए या एक परंपरा होनी चाहिए जिसमें हम किस तरह से इन चीजों को यूज करते हैं, स्वर, श्रुति, राग, भाई ये सारी चीजें जो एक एक नाट्य शास्त्र में इसकी चर्चा है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। Why is it that in theater we don't use this? We don't understand it. स्वर श्रुति जो है इसको हम as a music student, because I learned music from the age of 5, classical music, तो हमको बताया गया था कि आरोह क्या है, अवरोह क्या है, राग की पकड़ क्या होती है, और तो रागदारी हमें सिखाई गई। जब मैं थिएटर में आई, क्लासिकल म्यूजिक से जब मैं थिएटर में आई, तब मुझे दिखा कि यहाँ पर इंस्टिंक्टिवली गाया जाता है। ठीक है, गाने का या म्यूजिक बनाने का एक आउटसोर्सिंग होती है, एक हारमोनियम वाला होता है, एक ढोलक वाला होता है, एक्टर गाना सीखता है। ठीक है, तो वो जो गाना है वो टेक्स्ट का हिस्सा हो जाता है, गायन का हिस्सा, नाटक का हिस्सा हो जाता है। तो the actor learns how to sing a song, he learns how to replicate a dhun, a melody. ठीक, is that enough is a question that I ask, because अगर हम कहते हैं कि नाट्य शास्त्र है और नाट्य में ही गायन वादन नृत्य है, तब एक्टर क्यों इससे अनभिज्ञ है? एक सवाल है, क्यों ऐसा नहीं होता है? देखिए, लद्दाख, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ये सब ऐसे रीजन हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और ज्योग्राफिकली अलग है। ठीक है, अगर हम कालबेलिया नर्तकी को कहते हैं जो सपाट एरिया में नाचती है और फिरकी लगाती है, गाती है, अगर हम उसको लद्दाख भेजेंगे, कहेंगे वैसे वहां पर डांस करो, शी विल कोलैप्स बिकॉज there is a problem of oxygen. Why is it that the monastery monks, जो उनका डांस होता है वो बहुत स्लो होता है? बिकॉज दे कंटेन ऑक्सीजन। इस करके हम लोग की जो परंपराएं हैं, हम लोग की जो रीजन्स हैं, उनकी जो ज्योग्राफी है वो हर परफॉर्मेंस फॉर्म को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मेथोडोलॉजी होनी चाहिए सिखाने के लिए, अगर मैं एज अ वोकलिस्ट, एज अ वॉइस टीचर, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक्टर को वॉइस समझानी है, तब मुझे एक ऐसी मेथोडोलॉजी बनानी पड़ेगी जो इन सारे इलाकों में पॉसिबल हो। That's what I have tried to do. Therefore, even my PhD thesis was basically voice, rhythm and movement, and towards a pedagogical approach to teach the actor the voice with reference to Indian music, right? तो exercises बनाए तो वो exercises performance में अलग नहीं होनी चाहिए. The exercise should lead into performance. Therefore, I started analyzing that why use whatever classical music पहला प्रश्न होता है किसी भी वर्कशॉप में, गाना गाते हो? तो वो कहते हैं नहीं गाते हैं. गाना सुनते हो? हाँ सुनते हैं. मैंने कहा बाथरूम में भी नहीं गाते हो?
तब कहते नहीं, नहाते वक्त हम गाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहाते वक्त जब आप गाना गाते हैं, चाहे वो किसी फिल्म का हो, तो आपको अच्छा लगता है, तो हर इंसान आई थिंक गाना गा सकता है। और गाना से मतलब ये नहीं होता है कि आपको रागदारी करनी है, आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप करते हैं। खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त आप एक छोटी सी धुन को गुनगुनाते हैं, या जब आप चलते हैं, अकेले चलते हैं, तो वो जो धुन जो है वो आपका मित्र बन जाता है और आपको अकेले नहीं छोड़ता है। और फिर उसके बाद एक और जो चीज है कि धुन या गाना वो ऐसे होता है कि एक नैसर्गिक चीज होती है जो भाई अगर पहला पहला म्यूजिक का इंट्रोडक्शन कहाँ से आता है? जब माँ अपने बच्चे के पीठ पर थपकी मारती है और उसको सुलाती है, कलोरी गाती है और बच्चे को सुलाती है। That's the first performance form. The first performance form is your लोरी, ये थपकी। और सबसे पहला विदूषक कौन है, सबसे पहला एंटरटेनर कौन है? वो माँ होती है। क्योंकि माँ जब अपने बच्चे से बात करती है तो उस भाषा का न होता है ना कोई अर्थ होता है, लेकिन वो बच्चा और माँ दोनों उस चीज को समझते हैं। तो वो एक क्लाउनिंग होता है। जब वो माँ कहती है ला 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 ला, आजा आजा राजा, तो ये जो है ये जो माँ करती है वो सीधे खड़े होकर बिल्कुल बेंड हो जाती है ताकि वो उस लेवल पर आ जाए जिस लेवल पर बच्चा है। ठीक है, और ये नॉर्मल चीज है, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि इसको हम एनालाइज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर माँ बच्चे के लिए क्लाउनिंग करती है तो क्लाउनिंग का एक अंश तो हर इंसान में जाता होगा। इसका मतलब वो क्लाउन, वो विदूषक जो है वो कहीं अंदर छिपा है। ठीक है, तो विदूषक की जब हम भाषा करते हैं तो विदूषक, आई से विदूषक क्योंकि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हूँ, रंग विदूषक, जो बंसी कौल जी का है। और बंसी कौल जी ने जब उन्होंने अपनी घुमक्कड़ी शुरू करी कि देखें कि इस देश में क्या क्या है, तो उन्होंने अखाड़ेबाजी का ट्रेनिंग तो खैर नहीं होगी, लेकिन उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया, एनालाइज किया, खुद करते भी थे। ठीक है, जैसे नटगिरी है जो आप रास्ते में देखते हैं किस तरह से बच्चे जो है रस्सी पर चलते हैं, वो भी कला है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। आफ्टर ऑल एक छोटे से पहिए में एक छोटा बच्चा पूरी तरह से घुसकर अगली तरफ से निकल आता है। इट्स एक्रोबैटिक्स, राइट? और बहुरूपी, आपके पास यहाँ जितने जितने फॉर्म्स हैं वो सब रंग विदूषक की मेथोडोलॉजी का एक हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हम विदूषक पर काम करते हैं। लेकिन विदूषक वो नहीं जो सर्कस का क्लाउन है या जो बफूनरी करता है, या मतलब सिर्फ हंसाने का नहीं है, वो आपको एक जगाने का काम भी करता है एक विदूषक, कि आपको बताता है भाई आफ्टर ऑल विरोध जब कोई करता है, विरोध हमेशा मारपीट से नहीं होता है, मारपीट से नहीं होता है। हम हंसकर भी विरोध करते हैं भाई, हंसी में उड़ा दी बात को और आप निकल गए। ठीक है, वो एक चीज हो गई। या अगर हम कहते हैं कि हम किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी के काम के ऊपर हंसते हैं, किसी ने कुछ किया है तो हम उससे हम अग्री नहीं करते हैं, तो हम उस हंसी को एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं ऐसे माहौल में आई तो मुझे लगा कि यहाँ का म्यूजिक क्या हो सकता है। आप समझ रहे बात को? तो चाहे अखाड़ेबाजी हो, चाहे नटगिरी हो, चाहे बहुरूपिया हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल आम आदमी की जिंदगी होती है, वहां पर म्यूजिक कहाँ फिट होता है। यदि हम कहते हैं कि नाटक जिंदगी का हिस्सा है जो मंच पर लाया जाता है और जिसके मंचन से हम समाज को आईना दिखाते हैं, तो उस मंचन का हिस्सा संगीत भी होता है, गायन होता है, नर्तन होता है, मूवमेंट होता है, रिदम होता है, पुकार होती है,
एक जमाने में ऐसा रहा होगा जब एक मान लीजिए कमरे में पंखा नहीं रहा होगा उस वक्त, लेकिन अब जब हमको ये सुनाई देता है एक पंखे की कटरकट कटरकट कटरकट, वो भी एक रिदम होता है, वो भी म्यूजिक में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, आप कहते हैं कि ये म्यूजिकल हो जाता है। म्यूजिक का आयाम बदल गया है, उसका डायमेंशन बदल गया है, उसकी परिभाषा बदल गई है। तो अगर हम कहते हैं गायन वादन नृत्य, तो वो उस वक्त कंटेम्प्रेरी रहा होगा 2020-21 साल पहले। आज जो गायन वादन नृत्य है वो अलग हो गया है। वो 2021 साल बाद का जो गायन वादन नृत्य है वो क्या है। सवाल फिर ये भी उठता है कि क्या अगर हम देखिए, अगर हम मान लीजिए हम थिएटर की बात करते हैं, तो इस देश में आप शायद गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने थिएटर फॉर्म्स हैं, because every region has its own way of aesthetically expressing, whether it is through song, whether it is through dance, whether it is through natak, whether it is through katha gayaki, whether it is through bhajan, whether it is through marriage ceremonies। आपका व्यवहार क्या है भाई, आचार व्यवहार क्या है एक 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 इलाके का। तो उसी में जब हम इसको इस तरह से देखेंगे तो जो नाट्य शैलियां हैं वो वाकई में सहस्त्रधारा की तरह, हर नाट्य शैली दूसरी नाटक शैली से अलग है, और हम फिर भी उसको नाट्य ही कहते हैं। मणिपुर का अलग होगा, राजस्थान का अलग है, भाई पबजी की पढ़ है। जब हम for whatever people I have done music for have their own way of looking at music, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट्स हर गायन में हर शैली में होता है। जैसे आपके अगर हम धोबिया नाच कहते हैं, धोबिया नाच इज अ परफॉर्मेंस फॉर्म व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द धोबीज, सो दैट मीन्स इट बिकम्स ऑक्यूपेशनल। टिप्पणी गुजरात का जो चूना को बेस से वो क्या करते थे उसको, जैसे उसको पाउंड करते थे, उसको तोड़ते थे, चूना को तोड़ते थे, उसको महीन करते थे ताकि वो दीवारों पर लग जाए, ठीक है, बिल्डिंग में काम आता था। लेकिन जब सीमेंट आया तो उस चूने की जरूरत नहीं थी, तो वो बन गया एक डांस फॉर्म। सो हाउ डज ऑक्यूपेशन क्रिएट अ डांस फॉर्म, राइट। अगर हम मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे एक हम एक बार गए थे वहां पर उदयपुर, और वहां शिल्पग्राम है, तो शिल्पग्राम में मांगणियार थे। तो एक टूरिस्ट एक परिवार आया, तो वो जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा था भाई वो कौन सा था, हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम उस वक्त चल रही थी ऐश्वर्या राय की और क्या है सलमान खान की। तो उसमें जो है कौन सा गाना था, निबोड़ा निबोड़ा निबोड़ा, ये जो गाना है ये है फोक का, ठीक है। लेकिन आम आदमी जो मान लीजिए किसी और प्रदेश से आता है और राजस्थान जाता है, तो शायद उसको निमोड़ा निमोड़ा के बारे में नहीं मालूम एज अ नॉर्मल सिटीजन इन द सेंस फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। लेकिन चूंकि निमोड़ा 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 बिकेम पार्ट ऑफ हम दिल दे चुके सनम, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। सो जब वो ये यहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे कहा भाई वो वाला वो फिल्म का गाना गाओ, निमोड़ा निमोड़ा गाओ जरा, तो उन्होंने गाया। लेकिन ये जो रिसाइकलिंग ऑफ म्यूजिक जो होता है, जो फोक फॉर्म से लेकर आप बॉलीवुड तक जाते हैं और बॉलीवुड से वो वापस आता है यहाँ पर, उसका क्या। अनदर थिंग, अभी मैंने क्लास ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, 3 दिन का क्लास था। तो अब मैं भी नेटफ्लिक्स वगैरह में देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती, खूब देखती हूँ। तो उसपे एक बंदिश बैंडिट्स एक सीरीज है
जो क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड है, घरानेदार गायकी पर बेस्ड है, और अलग अलग घराने हैं, अलग अलग लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या होता है। तो जब मैं क्लास में गई, मैं नॉर्मली मेरा पहला सवाल क्या होता है, किसने क्लासिकल म्यूजिक सुना है, नॉर्मली कभी जवाब आता नहीं है, लेकिन इस बार सबके हाथ खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग क्लासिकल म्यूजिक कब से सुनने लगे। फिर मैंने दिमाग लगाया और पूछा, बंदिश पंडित? तो उन्होंने कहा हाँ मैम। सो reference point, that means for folk form, for classical music becomes Bollywood. Yeah, you have Coke Studio where you have क्या कहते हैं उसको, जो होता है ना कि मर्जिंग फ्यूजन म्यूजिक होता है फोक का और क्लासिकल का। ये सारी चीजें मुझे कभी कभी विचलित भी करती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हम थिएटर म्यूजिक की बात करते हैं तो आज के थिएटर म्यूजिक में ये सब आता है। हम भूल जाते हैं कि बॉलीवुड का भी एक हिस्ट्री, ये फिल्म म्यूजिक का भी हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट होता है। तो उसी तरह से अगर हम मान लीजिए, हम कहते हैं कि हमें गाना सिखाना है एक एक्टर को, तो क्या भाई, मैंने मान लीजिए 30 साल लगा दिए, 5 साल की उम्र से आज तक मैंने गाना गाया और गाना सीखा है, और टप्पा भी सीखा, ठुमरी भी सीखा, ख्याल भी सीखा। थिएटर में जो शहरी जो थिएटर है, कंटेम्प्रेरी थिएटर में, ये शहर के लोग जब वो आते हैं थिएटर में तो वो 22 साल के होते हैं। तो 22 साल या 20 साल में जब वो आते हैं विदाउट हैविंग अ बैकग्राउंड इन ट्रेनिंग, हाउ डू यू ट्रेन? मैं ये तो नहीं कह सकती कि भाई तुम मुझे 30 साल दे दो तो मैं तुमको 30 साल सिखाऊंगी, ऐसा तो होता नहीं। या अगर हम कहते हैं कि हम सिर्फ गाना सिखाएंगे और मूवमेंट कोई और सिखाएगा, मुझे लगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि चीजों को एक साथ करो। भाई ऐसे एक्सरसाइजेस हो जिसमें गायन हो, मूवमेंट हो, रिदम हो, टेक्स्ट हो, आपके पास वोकल एक्सरसाइजेस हो, स्पीच की एक्सरसाइजेस हो। स्पीच में क्या ऐसा हो सकता है कि रिदम समझ में आ जाए, ऊंच नीच समझ में आएगा क्या, कि उदात अनुदात स्वरित जो हमारे नाट्यशास्त्र में है, या उसको संगीत रत्नाकर में है, या इन ऑफ द म्यूजिकल स्क्रिप्चर्स। तो वो जो उदात अनुदात स्वरित है वो क्या स्पीच में भी होता है, गाने में भी होता है, उसको कैसे समझाएंगे? तो सबसे पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी हारमोनियम बजाया नहीं है और मुझे नहीं आता है बजाना। तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंज था हमारे पास कि आई वाज ऑलरेडी हैंडीकैप्ड बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। तो इनको कैसे सिखाएंगे आप? तो वही से मैंने अपने जितने जो भी मैंने सीखा उसको तोड़ना शुरू किया। ये जो आवाज है, ये जो अगर आपके पास एक एक्सरसाइज है, एक होता है ये ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो बंदा थिएटर में आएगा और उसने गाना नहीं किया है, फिर इसको कैसे तो एक सुर के साथ एक रिदम भी होता है, एक सुर के साथ मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट वो होता है जो अंदर से आता है, और अगर हम इस मूवमेंट को फिजिकल गले के मूवमेंट को फिजिकल मूवमेंट के साथ क्लब करेंगे तो एक होलिस्टिक मूवमेंट की बात आती है। वो होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण मूवमेंट जो है वो बॉडी का मूवमेंट, आवाज की मूवमेंट, रिदम की मूवमेंट, ये तीनों चीजों का मूवमेंट जो है ये हमें समझ में आना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्पेस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉइस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, आई मीन द क्वेश्चन ऑफ टाइम। म्यूजिक, अब मैं कहती हूँ गायन काल क्षेत्र को नापता है, काल क्षेत्र को नापता है। कैसे? कि अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज आप तक
कितना पहुंचेगी, और अगर मैं घर के बाहर से बात करती हूँ या चिल्लाती हूँ, पुकारती हूँ, तो वो आवाज मुझ तक कैसे पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां हम एक मेथोडोलॉजी कहना, एक्सरसाइजेस बनाना, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मेथोडोलॉजी कैन नॉट बी रीजन स्पेसिफिक. Methodology has to be applicable in every region. You may interpret the methodology through theater, through text, through गायन, through anything. अगर आपको परफॉर्म करना है तो इन चीजों को आप एज अ बेस तो रखोगे, और उस मेथोडोलॉजी को आप इंटरप्रेट टेक्स्ट से करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि वो जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक्सरसाइज परफॉर्मेटिव होनी चाहिए, कि एक्सरसाइज आपको परफॉर्मेंस में लीड करता है. क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मेरी मेथोडोलॉजी को एक एक तरह का होना चाहिए, परफॉर्मेंस को दूसरी तरह नहीं, there has to be a link between the exercise and the performance. There has to be a link between the way I teach and the way I compose and the way I sing. ये तीनों चीजें ये बहुत लिंक्ड है, और ये लिंक हम लोग को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि थिएटर, नाट्य में या रंगमंच में हमें एक कुछ चाहिए जिससे एक एक्टर को अपनी आवाज, देखिए, आवाज को पहचानना, आवाज को सुर में लाना, आफ्टर ऑल स्वर और श्रुति दोनों व्याकरण में भी है, स्पीच में भी है, और आपके गायन में भी है. तो ऐसा क्यों है कि वो टर्मिनोलॉजी एक है, लेकिन उसका जो जिन जिन परिस्थितियों में इनको यूज किया जाता है वो अलग हो जाता है. गायन में स्वर श्रुति अलग है, और स्पीच में स्वर श्रुति अलग है, दोनों में डिफरेंस है. उस डिफरेंस को पहचानने के लिए आपके पास एक्सरसाइज होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि द वॉइस इज कॉमन टू म्यूजिक एज वेल एज स्पीच, इट इज कॉमन टू टेक्स्ट एज वेल एज सिंगिंग. यदि हम पॉज की बात करते हैं, साइलेंस की बात करते हैं, तो साइलेंस मेरे ख्याल से एक ऐसा कैनवस है जिस पर साउंड रिफ्लेक्ट करता है. साइलेंस इम्पोर्टेंट क्यों ऐसा होता है कि अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कॉमा आता है. वो जो कॉमा है इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ गैप, देयर इज अ पॉज, एंड थिंग्स देन गो फॉरवर्ड. वो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल इसलिए होता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, और एक्सरसाइज तब कर सकते हैं जब हम आमने सामने हो और उसका कुछ किया जाए. मुझे नहीं मालूम इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग आई हैव सेड, या मैंने क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में, और तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ. तो केमन, अगर ये आप लोग सुन रहे हैं तो इस मेथोडोलॉजी के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे कृपया आप पूछ सकते हैं. एक इंटरैक्शन अगर हो जाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी, आई हैव नो आइडिया कि सबसे पहले मेरा एक सवाल है, जैसे थिएटर मेथोडोलॉजी में जो प्रोफेशनल एक्टर बनने आते हैं, कम से कम उनको उनके मन में रहता है कि नहीं मुझे एक्टिंग करना है, इम्प्रोवाइजेशन करना है, वो करना है. लेकिन जो छोटे बच्चे आते हैं, चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन थिएटर के लिए, उनको हम कैसे समझाएं कि भाई तुम्हारा ये गलत है, ये इसको इस तरीके की एक्सरसाइज करना चाहिए, रिदम कैसे डेवलप किया जाए, कि किस तरीके का उनमें वो वॉइस कल्चर कराना चाहिए, इसके बारे में आप कृपया बताएं. अच्छा, चिल्ड्रंस थिएटर, देखिए, मेरी मेथोडोलॉजी बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए है, एक्टर के लिए है, नॉन एक्टर के लिए है. मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरी मेथोडोलॉजी पक्की है, और इसीलिए जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, बच्चों में एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, और दे आर वेरी फिजिटी, मतलब एक वो अस्थिर होते हैं, बिल्कुल कहीं एक स्थिरता नहीं होती है. तो पहली बार जब मैंने 250 बच्चों के साथ बैंगलोर में काम
बिशप गर्ल्स स्कूल में। तो वहां पर ये तय हुआ कि मैं आजादी के नगमे, आजादी के दीवाने था या आजादी के नगमे, ऐसा कुछ था जिसमें गाने गाने थे और गाने के माध्यम से, गानों के माध्यम से पूरी फ्रीडम स्ट्रगल की कथा सामने आती है। तो मैंने कंपोज किए थे, 7-8 गाने थे और पोइट्री थी, और पोइट्री को कहा भी गया और गाया भी गया, ये सब इकट्ठा हुआ। लेकिन इनको पहले एक ऑर्डर में लाना, मैंने सोचा क्या करूं, तुम क्या किया, मैंने कहा चलो, एक बड़ा हॉल था, तो मैंने हॉल में जितने बच्चे थे, मैंने कहा चलो आप इस मेरे वाले हिस्से से लेकर ऑपोजिट वॉल तक चिल्लाते हुए जाओ और भाग कर जाओ, चिल्लाओ जितना चिल्ला सकते हो। तो वो चिल्लाए चिल्लाए चिल्लाए, और जब तक वो थक गए, तब मैंने कहा कि चलो अब जो है अलग अलग ग्रुप्स में बट जाओ। तो मैंने ग्रुप बांटा, और चूंकि नेचुरली अगर आप 250 बच्चों के साथ काम करेंगे और उनके साथ आप एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज it's not possible. It may be possible if you have more time and more space and all those things. लेकिन मेरा ध्येय था कि मुझे एक प्रोडक्शन करना था और एक टाइम फ्रेम था। तो मैंने क्या किया कि बच्चों को कविता कैसे सिखाई जाए, एक तरीका है मेरा, और वो मैंने करवाया। वही तरीका मैं बड़ों के साथ भी करती हूँ, वही तरीका मैं बच्चों के साथ भी करती हूँ। उनको मैं रिपीट करवा, एक एक लाइन 5-6 बार रिपीट करवा के, और एक उसके पहले क्या था कि आप सुर को क्या कहते हैं, सुर को बच्चों को समझा दीजिए, ठीक है। और कैसे, उसी तरह से कि एक सुर लगाओ, एक सुर लगाओ। तो वो जो आई डोंट नो बच्चों में है कि वो गा लेते, चाहे आप उसे इंस्टिंक्टिवली कहें या कुछ है। मुझे उसमें उनको सुर में लाने का बहुत प्रॉब्लम नहीं बना था, नहीं। और चूंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिक टीचर्स थे, तो देयर वाज अ ग्रुप विद व्हॉम आई कुड वर्क। ये एक था। और फिर क्या था कि मैंने अलग अलग फॉर्म्स बनाए, मतलब इन द सेंस दैट कि एक ग्रुप जो है बच्चों का यूं चले और वहां से चले। तो क्या जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट था व्हिच वेंट अक्रॉस द कंट्री was somehow through those songs also brought onto the stage. So you had the history of the freedom struggle through songs, through poetry, through narration. There was a group that narrated, then another group that sang, a third group that moved. So there was a kind of a coordination. वही गायन वादन नृत्य का जो एक फ्यूजन हुआ, वो that was interesting in the sense कि एक तरह का की मेथोडोलॉजी तो खैर थी ही, लेकिन एक तरह का तरीका था एक सब्जेक्ट को करने के लिए। Then there was another way कि एक जैसे रोबोट बूझो एक बुझावल, वो था अबाउट किस तरह से एक बच्चे उनका वो रोबोट से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। रोबोट जो है उसके पास भावना नहीं है, भावहीन है वो। तो वो कहते हैं कि किस तरह से इनके साथ एक पहेलियों के माध्यम से किस तरह से आप रोबोट को भी यू मेक देम इनटू ह्यूमन बीइंग्स। सो दैट वाज वन वे, दैट वाज अनदर प्रोडक्शन। उसमें फिर से वही गाना, मूवमेंट इकट्ठा होना, ठीक है। और वही जो एनर्जी इन लोगों की थी, उनको एक साथ मूवमेंट जो करना था, रिदम भी था, गाना भी था। लेकिन देयर वाज अगेन अ टाइम फ्रेम कि मान लीजिए एक ग्रुप को लेफ्ट अप से
लेफ्ट राइट डाउन तक पहुंचना है, तो डायगोनल हुआ तो आप कितने स्टेप्स में पहुंचोगे, आप कौन से साउंड पैटर्न को लेकर पहुंचोगे, आप कितने कहां से, मतलब आप कहां से गिनना शुरू करोगे। यदि गिनते नहीं है और आपके पास टेक्स्ट है, तो एक टेक्स्ट के अंदर आप किस तरह से उस चीज को यूज करके, यूज इट एज अ स्केल, the text becomes a scale, the Gana becomes a scale for you to move through space, to cover space. That was one more thing. Then another part of this play was कि आप क्राफ्ट वर्क कैसे बनाते हैं, क्राफ्ट कैसे करोगे भाई, अगर रोबोट की शक्ल बनानी है तो कैसे बनाओगे। तो वो भी एक था कि जितने भी कार्टन्स हैं उनको हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया, तो एक स्क्वायर था चेहरे का, एक स्क्वायर था चेस्ट का, और पपेट मूवमेंट्स थे, तो अपने आप जो है वो एक कैरेक्टर जो बनता है, so that also becomes part of the work process, craft work is very important मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम जैसे त्रिपुरा में एक और हमने नाटक किया था, वो वहाँ के टाई डिपार्टमेंट के साथ, और उसमें क्या था कि जातक कथा है, तो जातक कथा को हम अगर I like translating, so from English to Hindi, once that is done, then from Hindi into poetry, poetry into song, song into movement, movement and आपका क्राफ्ट वर्क, और क्राफ्ट वर्क जब हो जाता है और वो सब कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, then you have performance, right? तो ये मैंने किया, और वहां मैं भी सीखती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे इंस्ट्रूमेंट वहां कोई नहीं था, हारमोनियम नहीं था, हमने लिया ही नहीं, तो गायन और वादन क्या है, मतलब कि जैसे आपके नारियल की छाल, ठीक है, नारियल की छाल को अगर हम मंजीरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मंजीरा का साउंड तो आपको मालूम है, लेकिन वो ट्रांसलेट हो जाता है वुड में, ठीक है, तो वो वुडन साउंड के साथ आप मूव भी करते हैं और आप गाना भी गाते हैं। फिर एक उसमें सीन होता है कि बाजार का सीन होता है, बर्तन वाला है, वो बर्तन बेचता है, और बाजार का सीन होता है, तो हमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, मान लीजिए एक देयर वाज जस्ट वन पर्दा, तो पर्दे के पीछे से कौन कौन निकलता है हमें नहीं मालूम, और बच्चों के लिए हम लोगों ने ये किया था, तो बच्चों को तो नहीं मालूम है ना कि क्या निकलेगा वहां से, वो हमको मालूम है, क्योंकि बाजार के सीन में बैल भी आता है, तो बैल का मास्क कैसे बनाओगे, वो हमने किया, वो हमने बनाया, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। फिर बच्चों को, अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं, अगर यही चीज जो हम लोगों ने अडल्ट्स के साथ किया, वो ही चीज हम बच्चों के साथ भी करते हैं, तो उसका result will be different from what the adults do, but the methodology is the same. The methodology is the same. आप कहानी को इंटरप्रेट करिए, कहानी में क्या क्या है वो आप, आज अगर मुझे लगता है कि एक करिकुलम बनाना है, तो जातक कथा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा जस्ट आपको थोड़ा मैंने कुछ किया था, जैसे एक जातक कथा है, द मर्चेंट ऑफ सेरी, तो ये एक दो बर्तन वालों के बारे में है, और दो बर्तन वाले जो है बिल्कुल ही अलग है, एक कंजूस होता है और एक बहुत ही अच्छा दरिया दिल होता है, और इसमें क्या होता है कि एक, जैसे मैंने इसको जब ट्रांसलेट किया, तो एक गांव था, उस गांव में एक व्यापारी रहता था जो पीतल के बर्तन बेचता था, नाम था उसका धनिया। बर्तन बेचने वो एक जगह से दूसरी जगह जाता, एक गांव से दूसरे गांव जाता, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पुकारता हुआ जाता, और फिर क्या होता है, ये अगर सूत्रधार कहता है, तो पर्दे के पीछे से वो बर्तन वाला आता, कहते बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, अरे बर्तन ले लो जी, बर्तन ले लो, पुराने दे दो नए ले लो, बर्तन दे दो, बर्तन ले लो, ले लो ले लो, बर्तन ले लो। तो क्या होता है, द गाना टेक्स द स्टोरी फॉरवर्ड, इट इज नॉट, बहुत बार क्या होता है कि हम एक चीज को कहते हैं और फिर उस चीज को गाने में ट्रांसलेट करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, अगर हमने एक चीज कह दिया है, तो अगला चीज मे बी इज अ थॉट प्रोसेस,
इज अ थॉट प्रोसेस और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन, कि जैसे अगला जो कहते कि अरे सुनो सुनो आगे सुनो, उसी गांव में रहता था एक और व्यापारी जो बर्तन बेचता था और उसका नाम था हरिया। धनिया और हरिया दोनों ही घूम घूम कर बर्तन बेचते, घर से साथ साथ निकलते, एक ही इलाके में दोनों जाते, दिन भर एक साथ रहते और शाम को अपने अपने घर संग ही लौटते। लेकिन दोनों में था फर्क, और क्या था फर्क? धनिया का था दिल बड़ा और हरिया का था छोटा, दिल सच्चा था धनिया का और हरिया का था खोटा। तो ये जस्ट अ डिस्क्रिप्शन कि अगर कोरस कहता है कि उनमें दो एक फर्क था, क्या फर्क था वो गाने में आता है। ठीक है, हरिया था बड़ा कंजूस और उतना ही था लालची, मुफ्त में हर चीज मिल जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ पाए और देना कुछ ना पड़ जाए, दिल का छोटा मन का खोटा, हरिया था बड़ा कंजूस। तो मिनिमलिस्टिक इन द सेंस कि अगर हम कहें कि धनिया धनिया का था दिल बड़ा, धनिया का था दिल बड़ा, तो ये बच्चे नहीं गा पाएंगे, राइट? ये बच्चे नहीं, तो उसको बिल्कुल सीधा सीधा कैसे करोगे? धनिया का था दिल बड़ा और हरिया का था खोटा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सिंपलिसिटी, सिंपल जो बिल्कुल आप उसको सिखाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पिकअप करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मूवमेंट, गायन, वादन, नृत्य सब एक साथ हो जाता है, वो एक शरीर करता है, वो ग्रुप करता है। थैंक्स टू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रोग्राम अभी चल रहा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन से पहले कुछ हाँ कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है। प्रजापति दीप, ये लू पदमपुर की एक सदस्य, एक अच्छा अभिनेता। मैम जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आप जो मेथोडोलॉजी के बारे में बता रहे थे, जो हम थिएटर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो जो मेथोडोलॉजी है ये कॉमन लोगों के लिए, कॉमन आर्टिस्ट के लिए कैसे एक्सेसिबल है वो? और अगर हमें एक्सेसिबल हुआ भी तो हम दूसरा रीजन से बिलोंग करते, दूसरा म्यूजिक हमारा बैकग्राउंड है, तो उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें हमारे म्यूजिक में? देखिए, मेरा ये आप बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो देखिए, क्योंकि मैं मेरे पास एक ट्रेनिंग थी क्लासिकल म्यूजिक की, ठीक है, तो जब मैं रंगमंच में जब मैंने हिस्सेदारी ली और आई बिकेम पार्ट ऑफ रंग विदूषक, तब क्या हुआ कि सिर्फ गाने से फायदा नहीं था, इट हैड टू बी मूवमेंट एंड म्यूजिक टुगेदर, ठीक है। हाँ। तो वो इसलिए मेरी एक्सरसाइज जो थे वो छाव ओरिएंटेड थी और गुलाटी ओरिएंटेड थी, एक्रोबैटिक ओरिएंटेड थी। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए थी जो दौड़ते दौड़ते भी गा पाए, ठीक है, जो रोल करते हुए भी गा पाए, ठीक है, जो गुलाटी खाकर उस गुलाटी को गाने में तब्दील करे, वो गाने में एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो फिजिकलिटी ऑफ द बॉडी मर्जेस विद द वॉइस, ओके। अब प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे जैसे लोग सोचना शुरू करें, जरूरत नहीं है, ये देश बहुत बड़ा है। हाँ, अगर मुझे एक्सरसाइज बनानी है तो मुझे जिन जिन चीजों को मैं उसमें जोड़ रही हूँ उसका बेसिक मुझे आना चाहिए। समझाना मुश्किल भी होता है, लेकिन अगर हम इस चीज को फिजिकली देखें, उसको समझें, एक्सरसाइज को मैं लिख सकती हूँ, एक्सरसाइज को मुझे लिखना आता है, लेकिन लिखित एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली करना मुश्किल है, मैं उस बात को मानती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी पीएचडी की और मैंने उसको लिखा एक्सरसाइज, मेरे लिए वो एक क्या एक परीक्षा थी कि क्या मैं कर सकती हूँ, और मैं कर पाई, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लेकिन
मुझे भी देखिए, मैं थिएटर, मेरा थिएटर का बैकग्राउंड उस वक्त नहीं था, मेरा गाने का बैकग्राउंड था। लेकिन जब मैं थिएटर में आई तो मुझे उस गायन को तोड़कर दोबारा खड़ा करना पड़ा। इट वॉज लाइक अ डिकंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, विघटन और पुनर्गठन, ठीक है। तो वो आपको एक चीज से क्या होता है कि एज एक और जो प्रॉब्लम एक और है कि जब हम कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं टू ट्रेन एज एन एक्टर, then you are trained as a performer or actor, not as a teacher. Yes. Right? तो वहां क्या होता है कि जब मैंने एक अच्छा चीज बनाया तो मुझे लगता है कि वो सुरक्षित रहना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। टीचर कहते हैं जो तुमने बनाया उसको तोड़ो और दोबारा बनाओ। तो दोनों चीजें होना चाहिए कि आप बनाते एक परफेक्ट एक्सरसाइज बनाओ, एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन बनाओ। कॉम्पोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि गाना, कॉम्पोजिशन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी गाना प्लस मूवमेंट, इट कैन बी रिदमिक, इट कैन बी टोटली फिजिकल कॉम्पोजिशन। और मैं कहती हूँ कि जब शरीर अच्छे से मूव करता है तो वो भी म्यूजिक का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और अगर हम गाना अच्छे से गाते हैं तो वो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द वॉइस एंड म्यूजिक ऑफ द बॉडी। समझ में आया कुछ? आई डोंट नो इफ आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन एक और जो चीज है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर, क्योंकि मेथोडोलॉजी बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर को जो एक बनी हुई राह है ना वो कन्वीनियंट जाता है। आपको मालूम है कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे करते तो हम ऐसे ही करेंगे। हम कहते हैं कि वो जो राह है उसको, उसमें से एक और राह निकालो और चलो उस पर, फिर देखें। उसमें थोड़ा डर लगता है क्योंकि आपको पहला कदम उठाना पड़ता है, पहला कदम उठाने में रिस्क होता है, या तो वो होगा या नहीं होगा। मैं कहती हूँ अगर तो बहुत अच्छा होता है, अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ दो, कुछ और कर लो, फिर कोई और राह बनाओ। लेकिन यू हैव टू हैव द करेज टू एक्सपेरिमेंट, ये मुझे लगता है। तो इसलिए मेरी मेथोडोलॉजी या मेरी क्या रंग विदूषक से जो निकली मेरी मेथोडोलॉजी है, शास्त्रीय संगीत और रंग विदूषक की जो सोच है जब वो इकट्ठा हुआ तब वो एक मेथोडोलॉजी बन गई। और वो मेथोडोलॉजी जब मैं जहां चाहे वो किसी भी रीजन में जाऊं, मेरी मेथोडोलॉजी नहीं बदलती है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। सो आई नो हाउ टू चेंज एन एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन उस मेथोडोलॉजी को अगर मैं परफॉर्मेंस में ले जाती हूँ तो परफॉर्मेंस इज इन द जो उस एरिया का की भाषा है उसी भाषा में है, मेरी भाषा में नहीं है। मेरी एक्सरसाइज ट्रांसलेट होती है फिजिकली प्लस मेंटली, ठीक है। हाँ जी। Thanks Prajapati for your valuable questions. Actually, we have with Shivalal Sagar, a renowned dramatist, theatre personality from Jharkhand Sanskritik Manch. We request him to tell something. Shivalal Sagar sir, हमें आपन को अनुरोध करूँ, हमर सौभाग्य आज आपन हमर संगे अछन। आज कार्यक्रम रो जहाँकर अध्यक्षतार अनुष्ठित होचे केशरंजन सारंकर तांकर सूचना क्रमे आमे आपन को निवेदन करूँ। आपन नमस्कार सभी, नमस्कार मैडम को नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी, दर्शक जितने हैं वही श्रोता हैं। मैं शिवलाल सागर, झारखंड सांस्कृतिक मंच जमशेदपुर। मैं शुरू से सुन रहा हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ पूछने का तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी बातें ठीक से नहीं सुनने से कोई सवाल करना। हाँ, लेकिन मुझे एक अच्छा लग रहा था जो मैं अपनी बात आपसे शेयर करता हूँ। जो संयोग से मैंने आपसे सुनने के बाद मेरे को लगा कि शायद मैं यहाँ पर जो संस्था हमारी चलती है, मैं निर्देशक हूँ और संगीत से मेरा प्रेम रहा। कारण बचपन से मैं उड़ीसा के एकदम छोटा सा गांव को बिलोंग करता हूँ। तो गांव में निश्चित रूप से
लोकगीत लोक संगीत के साथ एक मैंने पूरा परिचय रहा है, और आके झारखंड में जी। काम कर रहा हूँ, बिहार था तब। तो संगीत का निश्चित रूप से थिएटर करना मतलब संगीत का ज्ञान कुछ ना कुछ हो। जैसे आपने कहा कि बच्चे को सुलाने से लेकर लोरी तक भी संगीत है, तो एक हमारा एक संबंध तो है। तो मैंने अपने नाटकों में जी। कुछ जो बिहार के फोक को या उड़ीसा के फोक को इस्तेमाल किया। तो आपकी बातों से मुझे और बल मिला। वो सब सुनने के बाद लगा कि हाँ, जी। मैं सही रास्ते पे थोड़ा थोड़ा जा रहा था, इसलिए मैं नहीं, हम लोग मेरे ख्याल से सब सही रास्ते पर हैं। हाँ, क्या होता मैम कि एक अपनी समझ के हिसाब से जो भी हम लोग काम करते चले जाते हैं, ऐसा भी होता है, आप समझ सकती हैं। प्रशिक्षित नहीं है हम संगीत के, फिर भी जी। जो मैंने जैसे कि बिहार का हमारा फोक जैसे आपने बात कही, तो उसमें मेरे को लगा मैं वक्त ज्यादा हो जाएगा कहकर नहीं, एक लाइन में फिर भी कहूंगा। मान लीजिए कि आप अच्छी तरह जानते हैं घिस्सू माधव की बात, तो एक लाइन मैं शेयर कर रहा हूँ कि कफन के जो हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। सर, कंटिन्यू सर। तो जी जी जी, घिस्सू आ रही। कफन की बात को हम देखें, कफन कहानी में घिस्सू माधव बाप बेटे गांव में थे बदनाम, एक दिन वो करते काम 4 दिन आराम। ये बिल्कुल चैता में हमने जैसे प्रस्तुत किया। तो उसी तरह आपने कहा कि ये सुना था, घिस्सू माधव बाप बेटे गांव में थे बदनाम। तो इस तरह का जो प्रयोग कुछ हमने किया था, आपकी बात सुनने के बाद थोड़ी सी ताकत बनी कि नहीं, हम लोग काम कर सकते हैं। और उसको फिजिकल ये के साथ जो जुड़ाव था, अनजाने जाने उसमें काम किया गया था इस तरह का सब। तो मैं बल्कि कहूंगा थैंक्स, आपको धन्यवाद कहूंगा कि प्रश्न नहीं पूछ के, कि अपने आप आपकी बातों से समझ बढ़ रही है। थैंक यू मैम। आप मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो थोड़ा सा रह गया था आपने जो बोला। और जी जी अगर आप हैं तो जी, क्या कैन यू जस्ट रिपीट वो जो या आपने कविता में व्हाई बोला? नॉट मैम, व्हाई नॉट मैम। प्लीज क्या है, प्लीज 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 प्लीज। देखिए हमने क्या किया है कि कफन का प्रेमचंद क्या की आप वो कहानी कफन बता रहे थे? हाँ जी, कहानी कहानी हाँ में जी, हाँ जी, हाँ घिस्सू जी। माधव कहानी जो लाइन्स है, देखें कि घिस्सू माधव बाप बेटे गांव में बदनाम थे, एक दिन काम करते थे 4 दिन आराम करते थे, ये लाइन है। तो उसे गुनगुनाते हुए हमने वहां बिहार का जो फोक है, जैसे कि हमने एक लाइन गा के सुनाया था कि अरे घिस्सू माधो बाप बेटे गांव में थे बदनाम, एक दिन वो करते काम 3 दिन आराम। ये जो चैता का प्रयोग किया अच्छी, तो वो मुझे जी कहीं जी लग जी रहा जी है जी जी कि जी 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 जी। कहीं सही ढंग से बिना मैंने तो उसका पद्धति को समझे, एक कोशिश थी। हाँ और तो अभी समझ में हाँ आ रहा कि हाँ। शायद मैं सही ढंग नहीं, से पर ये बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने मान नहीं लीजिए नहीं नहीं, देखा। बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत ही जी, हाँ हाँ। ये तो बहुत ही मीनिंगफुल है जो आप कर रहे हैं। और इसका जो एक्चुअली मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरह से कहानियों को एक रिदम दिया जाता है, और रिदम जी ही संगीत का हिस्सा बन जाते हैं, और एक कहानी को गाया जाता है। तो मुझे गाया ये भी जाता लगता है कि हाँ, वो जैसे कथा गायकी की बात करते हैं, ये मुझे लगता है कथा गायकी से आगे है। जी कथा गायकी भी चलिए ट्रेडिशन है, वो मैं मानती हूँ उस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच शायद ही एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चीजों को एक नया रूप दे सकते हैं। एंड स्काई इज द लिमिट। आपको आपको आपका कोई बांधता नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और वही मेरे ख्याल से रंगमंच की खूबसूरती है कि आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसको आप जो आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर, और ये इसके लिए भी बहुत ही राष्ट्रीय सुंदर। नाट्य विद्यालय का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि
ये 1994 में अजय मलकानी जी हमारे झारखंड से हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने एक जी, वर्कशॉप जी। यहाँ पर अरेंज किया था, तो जमशेदपुर जी, में, तो उसमें संजय जी आए थे, तो संजय म्यूजिक का उपाध्याय। जी उपाध्याय जी, हाँ हाँ, हाँ, तो हाँ, 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 एक हाँ। महीने उनके साथ काम किया था, तो हम लोगों को एक कुछ रास्ते अरे मिले थे, वाह, जिसका अरे वाह, बाद में कोशिश की गई थी। ये देखिए, ये जैसे तो बहुत सवा सिर के हो पूरे कहानी को गीत के ये में हमने, जबकि मैं म्यूजिक से बहुत बांधा ज्यादा गया। ये People from across the country came. People came from Maharashtra, people came from Bihar, people came from Odisha, from Bengal, from Uttar Pradesh, from Gujarat, a lot of people. And over these 30 years, last 30, 35 years, Bansida probably created a space which was welcome to everyone. And after his going, we want to revive that spirit, that people come into Rang Vidushak. And so we are trying to create a space where all of you are welcome. And it will be a space for research and methodology and research of the Desi kind, not having to have a green flag from the West and using that term. But we need to have our own terminology. Why don't we try? जब किसी ने मुझसे पूछा कि methodology कैसे करें, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये हो सकता है कि लद्दाख का बंदा जो है वो अपनी, क्योंकि उसकी खुद की संस्कृति है, तो इस मेथोडोलॉजी को कैसे करेगा वो उसको मालूम है। मेथोडोलॉजी अगर वो करता है शुड बी एप्लीकेबल इन तमिलनाडु ऑल्सो, ये मेरा कहना है। आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट और रॉन्ग, ये मेरा मतलब नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव टू थिंक ऑफ अ वाइडर। भाई टेल मी वन थिंग, वी हैव द नाट्य शास्त्र, right, of which we don't know the music part, but we talk of the praxis of academics. ठीक? On the other hand, Natak does not become part of the curriculum, right? On the third level, we say Nautanki Sala, Natak kar raha hai. So that means you have brought down an entire parampara to a gali. ये मेरा सवाल है कि why is it that we once, I think one problem or mistake that we committed was that there are 3 subjects that should have been part of the school curriculum. One is regional history, regional geography, and culture studies. Why not? Why should I not? Everything cannot be homogenized. हर चीज एक स्लॉट में नहीं डाल सकते हैं। फोक फॉर्म्स को आप एक स्लॉट में नहीं डाल सकते। डाइवर्सिटी है, समुद्र है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, नदियां हैं, जंगल हैं, सब अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग का मतलब भी होना चाहिए। अगर आज मैं कहती हूँ कि फोक फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द सोशियोलॉजी ऑफ दोस फोक फॉर्म्स, दैट इज अ रेलेवेंट रिसर्च टॉपिक। who are the people who have performed a particular क्या कहते हैं folk form or a performance form, or what are the practices, what are the kind of practice. These are very important things which see, हम लोग कहते हैं कि हमारी चीजें लुप्त हो गई हैं। लुप्त इसलिए हो गई कि हमारी मौखिक परंपरा थी, राइट? मौखिक परंपरा में राग भी गायब हो जाते हैं, फॉर्म्स भी गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाता है। लेकिन we have still got a wealth that still remains, that still lives. आज के जमाने में अगर हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आज हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो कंप्यूटर उसको करेक्ट करता है। हमको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास किंडल, ढोलक बजाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास ऑक्टेव है, क्या कहते हैं, ऑक्टोपैड है। ठीक है, तो वी आर बिकमिंग एक सुविधा भोगी जो है वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता है, परफॉर्मर नहीं हो सकता है, उसको काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ अगर हमारे पास क्या कहते हैं एक पॉसिबिलिटी है लोगों को रिकॉर्ड करने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाउ आई थिंक अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज, training methodologies
all these things will happen. We talk of the praxis of academics, but I think we should talk of the academics of praxis. And that is how you will have a new meta language, you will have new methodologies. That's what I think. Thank you, madam. With that note, we should come to a conclusion. One last question that is coming from Ashish Baikar, and I think that should be the last question. There are many questions actually, but then we will take it from Ashish and then we will conclude. Ashish Baikar, if you are there. Sir. Hello. Hello. Carry on. हाँ जी, नमस्ते. नमस्ते मैम. नमस्ते. मेरा जो क्वेश्चन था मैम, वो था वॉइस, स्पीच एंड मूवमेंट के बारे में. जैसे कि हम आर्टिस्ट एक्टर रहते हैं सर मैम, तो देखा गया है कि मैं खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा हूँ मैम. तो जैसे कि हम लोग एक डायलॉग बोलते बोलते स्टेज में कुछ भी मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मैम जी. डायलॉग, एक तो अगर हम लोग मूवमेंट करते हैं तो डायलॉग सही ढंग से बोल नहीं पाते मैम, और अगर डायलॉग ढंग से बोलते हैं तो मूवमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते मैम. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैम? जी मैम. ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सरसाइजेस जैसे रंग विभूषक में की गई, जैसे रूट एक्सरसाइजेस थी. रूट एक्सरसाइज में क्या होता है, बॉडी आपकी चलती रहती है, ठीक है, वो नॉन स्टॉप चलती है अनलेस देयर इज एन इशारा फॉर यू टू स्टॉप. सो दैट मींस बॉडी एक दूसरे के ऊपर जा गड्ढ होती हैं. उसमें जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसमें अगर हम वॉइस को जोड़ते हैं, चाहे वो तक 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 ता आधा तक 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 ता आधा तक 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 या कट 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 ता कट 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 ता, कुछ भी, या आप एक धुन भी कर सकते हैं. लेकिन क्या है कि जब आप इसको करते हैं तो 3-4 चीजों का कोऑर्डिनेशन एक साथ होता है, विच इज रिक्वायर्ड इन अ परफॉर्मेंस. क्या है कोऑर्डिनेशन? आपका मूवमेंट, रिदम तब आएगा जब आपकी वॉइस आर्टिकुलेट करना शुरू करेगी, क्योंकि तक 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 ता ये इसमें ऑलरेडी देयर इज अप एंड डाउन एंड एज वेल देयर इज रिदम. तो व्हेन यू से तक 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 ता तक 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 और मैं क्लैप करती हूँ, तो जो उस क्लैप में आप फ्रीज हो जाते हैं. फिर मैं 2 क्लैप बजाती हूँ, देन अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू दिस थिंग तक 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 ता तक 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 ता. तो you create exercises, take one exercise forward. तो मतलब ये है कि आपका रिदम, आपका मूवमेंट, आपकी आवाज, ठीक है, इन चीजों को एक साथ कैसे लाओगे, ठीक है. और वैसे भी अगर मान लीजिए हम डंडे लेते हैं, राइट, डंडे लेते हैं और लाठियों को एक साथ लगाते हैं, तो 2 ग्रुप्स बनती हैं, एक जिनके पास लाठी है और एक जिनके पास लाठी नहीं है. तो जिनके पास लाठी है उसमें से आप कैसे मूव करेंगे विदाउट टचिंग द लाठी, ये भी तो एक एक्सरसाइज हो सकती है. ता 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 ता. अगर हम इसको करते हैं और हम मूव करते हैं और उन लाठियों को, इसका मतलब कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी, on your movement, on the rhythm, on the voice, because the voice will give the rhythm for the body to move, right? So if that is the case, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी voice trained होनी चाहिए, आपकी rhythm trained होनी चाहिए. ये दोनों अगर trained है तब आपकी body move करेगी, ठीक है. जी हाँ मैम. इसके लिए मतलब रिहर्सल की बहुत ज्यादा जरूरत है और ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है मैम. यस, बिल्कुल. उसके बावजूद भी एक्सरसाइजेस की जरूरत है. एक्सरसाइजेस है ना, तो एक्सरसाइजेस की जरूरत है जो नहीं है हमारे पास. अगर हम कहते हैं कि वॉइस की ट्रेनिंग है, तो वॉइस की ट्रेनिंग हम इंडिविजुअली करते हैं विदाउट यूजिंग द बॉडी. वी नीड टू यूज बोथ एट द सेम टाइम. यस मैम. ठीक है, ठीक है मैम. थैंक यू सो मच. Okay, so
I request Sushant Mishra, our host. Time to conclude. Sushant ji. So for a सर मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, then another last question. Okay, please carry on. One more question. हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते बताइए। मैम। नमस्ते। मेरा सवाल ये है मैम कि सर आपका नाम, थोड़ा आपका नाम। ईमान शेख, झारखंड सांस्कृतिक मंच की टीम से। बताइए। मैम मेरा सवाल ये है कि मैम डायलॉग्स में मैम रिदम कैसे लाए मैम, कि कितना सुंदर सुनने में लगे वो, इसके लिए क्या एक्सरसाइजेस करने मुझे कभी कभी लगता है कि आपके पास वो है ना, मोबाइल है ना, तो आप अपने टेक्स्ट को जो आप बोलते हैं उसको जरा रिकॉर्ड करके सुनिए। जब आप रिकॉर्ड करके सुनेंगे, मेरा सवाल जो होता है कि हम अपनी आवाज से बचते हैं, क्योंकि हमारी जब हम खुद आवाज सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, वो एक चीज होती है। नंबर 2, वर्णमाला। आ, ई, उ, ए, ऐ, क, ख, ग, घ, ये सारी चीजें जो है, जो हम शायद तीसरी क्लास में सीखते हैं या दूसरी क्लास में सीखते हैं, वो आज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम देखिए, अगर जैसे एक आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू, कि जैसे मुझे बाजार जाना है, ठीक है, मुझे बाजार जाना है और मुझे कुछ लाना है। अगर हम कहते हैं मुझे बाजार जाना है, फुल स्टॉप, तो आवाज नीचे आ जाती है, तो वहां आपको मालूम है वहां पूर्ण विराम लगेगा। अगर हम कहते हैं कि मुझे बाजार जाना है सामान खरीदने के लिए, तो है मुझे बाजार जाना है, वो कॉमा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ श्रुति का खेल है। ठीक, अब मान लीजिए इस चीज को अगर मैं कहती हूँ कि इसको गा कर कहो, तो हम कहेंगे कि मुझे बाजार जाना है क्योंकि मुझे सामान लाना है। कुछ कोई सेंस नहीं है, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसको आप कितने वेरिएशंस में बोल सकते हो। मुझे बाजार जाना है क्योंकि मुझे सामान लाना है, मुझे बाजार जाना है, कॉमा कॉमा फुल स्टॉप। ये सब रिदम हम कॉमा क्यों लगाते हैं, पूर्ण विराम क्यों लगाते हैं, कॉमा में आपकी आवाज कहाँ जाती है, फुल स्टॉप में कहाँ जाती है। तो ये अगर हम इसको देखेंगे तो खुद ब खुद एक रिदम दिखेगी आपको। बोलेंगे तो रिदम क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि अगर हम कहते हैं मुझे बाहर जाना है, तो हम कहते हैं मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो ये इसको आप लिखोगे कैसे, मुझे बाहर जाना है, तो एक शब्द हो जाएगा, मुझे बाहर जाना है। इसमें कितने अक्षर होते हैं? अगर हम अक्षर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हमें रिदम सुनाई देगी, हमें रिदम समझ में आएगा, और उसके बाद आप उसको भले सुनिए चाहे न सुनिए, लेकिन कम से कम एनालाइज तो कर लीजिए। आपकी भाषा कहाँ प्रॉब्लम दे रही है, आपका उच्चारण कहाँ प्रॉब्लम करता है, आ इसमें फर्क है कि नहीं, उ फर्क है कि नहीं, क ख ग घ अंग कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्या अंग आज इस्तेमाल होता है, पता नहीं। तो ये क्षत्रज्ञ, ये सारे जो वर्णमाला की जितनी इकाइयां, जितने अक्षर हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी में रिदम है। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ अक्षरों से आपकी पूरी नेमोनिक साउंड, आपके सारे बोल पखावज के, तबला के, आपका बाज, इसका सितार का, अक्षरों का खेल है, और उसमें कोई मायना भी नहीं है। मायना तो हम बाद में, अर्थ तो हम उसमें बाद में डालते हैं ना। अगर हम ये जो आपके जो कथक नृत्य में या किसी भी, अगर आप उसमें जो तत्कार है या आपके जो बोल हैं जिस पर नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है, तो उन बोल में भी ऊपर नीचे है, उन बोल में भी एक भाषा है, वो भाषा हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अक्षर कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर हम कहते हैं हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है, ठीक है, वो ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा है, आपको समझ में आएगा। तो जब हम लिखते हैं तो हम क्यों लिखते हैं हमें बाहर जाना है? हम क्यों नहीं लिखते हैं, हमारे पाठ में क्यों नहीं लिखते हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है, एक शब्द क्यों नहीं होता है, हमें बाहर जाना है क्यों अलग अलग होता है? कहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ते हैं तो आप जोर से पढ़िए और हर अक्षर को पढ़िए, हर शब्द को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। वो ट्राई करके देखिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। Thank you, Dr. Puri. Okay, this will be the last question. Okay. बताइए, लास्ट क्वेश्चन। Am I audible? अपना नाम बताइए। Yes, you are audible. Okay, ma'am. This is not a question. This is a request. So, my name is Gajendra. I'm from Jamshedpur, Jharkhand, from Jharkhand Sanskritik Manch. Ma'am, we met in NHD's workshop, which held in Ranchi, if you remember. Yes. Okay. अजय भाई के यहाँ। ठीक है। Yes. So I got an opportunity to meet you, and there you sang a song which was composed by you, and the name was Ganga Teri Leher. Okay. So that song, yes, okay. that was a beautiful song. Ganga Teri Leher is not my composition. I learned it when I was in the 5th class, Okay. and that has remained with me. That song was I might beautiful. not sing the whole song. I don't know how many people Of want course, to listen yes, to it, that's a long but song. I will just So 2 lines, if you don't mind. actually, you know, I can connect it to the earlier question. ये जो कॉमा वाली बात है ना, जब बिना 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 ढोलक के या बिना रिदम के हम गाते हैं, फिर भी उसमें एक लय सुनाई थी। मैं ट्राई करती हूँ, मैंने बहुत दिनों से गाया नहीं है, बट आई जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता सकती हूँ। तरे बहे गंगा, ऊपर बहे जमुना, बिचवा सरस्वती की धार, भगवा पहिरवा त्रिवेणी के तट पर, जइयो में करके सिंगार। और यहाँ से ढोलक शुरू होता है। अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई, गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई। अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई, गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई। तीर्थराज परियाग महात्म, ऐसन भैलो नाराम, ऐसन भैलो नाराम। तीर्थराज परियाग महात्म, ऐसन भैलो नाराम, ऐसन भैलो नाराम। हर 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 परिया मिलकर संगम बन गयो धाम, बहुत उद्गार सबई के मन भाई, गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई। अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, अरे गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई, गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई, गंगा तोरी लहर, सबई के मन भाई। Thank you very much, ma'am. This is really fresh till now. How wonderful! I am. What do I say? Very grateful. Thank you very much, ma'am. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, Sushant. हाँ सर एक्चुअली नो, आई हैव नो वर्ड टू स्पीक। ये इतना अच्छा प्रोग्राम, कुछ बोलने के लिए मुंह में भाषा भी नहीं है। डॉक्टर अंजना पुरी, एक्चुअली ये हमारे लिए गर्व का ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि हम आपके साथ हो, कुछ सुन रहे हो।
कुछ देर पहले ये डॉक्टर तुषारकांत साहू बोल रहे थे कि अगर होगा तो ये इतने में हम संतुष्ट नहीं है, हमको और चाहिए। अगर होगा तो कब भी ऑफलाइन आपका बात हम सुनेंगे। बस इतना। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम ये अनुष्ठान की ओर से, लो पदमपुर की ओर से, ये जो ऑर्गेनाइजिंग सभी अनुष्ठान की ओर से बहुत बहुत आभारी। जितने बोलने में भी नहीं खत्म होगा कि हम बहुत आभारी। ये जो कार्यक्रम आज चल रहे हैं लू पदमपुर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग थिएटर ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटक जगत की एक उनका दूसरा नाम नाटक जगत की एक विप्लव ही है, एक रिवोल्यूशन है, एक उलगुलान है, एक आंदोलन है। और उनकी जो चीफ है मार्गदर्शक प्रोफेसर केशवरंजन प्रधान, मैं उनको भी बहुत उनके पास भी हम बहुत आभारी, क्योंकि उनके ही ओर से ये सब आज संभव हो चुका है। आज हमारे साथ प्रेजेंट है लू पदमपुर की प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रोफेसर चित्तरंजन दास। शुरू से ये लास्ट तक अभी तक वो प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रोग्राम को वो जो हमारे साथ है, हम बहुत आभारी उनके ओर से। आज जो ये प्रोग्राम, ये नेशनल वेबिनार, ये जो जातीय सेमिनार, कुछ कोलाबोरेशन अनुष्ठान है, जैसे कि झारखंड सांस्कृतिक मंच जमशेदपुर, ड्रामा चेतना सहला और उत्तालगढ़ नाट्य संसद तालपदर, उनको तो मैं जरूर उनके पास आभारी रहूंगा। उनका बहुत सारे सदस्य हमारे साथ है, जैसे कि ड्रामा चेतना का डॉक्टर तुषारकांत साहू, दिलीप कुमार सड़ंगी, किशोर कुमार गढ़तिया, बुद्धदेव साहू, बहुत सारे उतालगढ़ नाट्य संसद के बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो झारखंड सांस्कृतिक मंच की हमारा तो सौभाग्य है, उनका बात भी हम ऑलरेडी सुन चुके हो, शिवलाल सागर जी की। और उनके साथ ही बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे थिएटर पर्सनालिटी हमारे साथ है। हम सभी अनुष्ठान को आभारी। उनके अलावा बहुत सारे हमारे साथ, जैसे कि तपस्विनी गुरु, जाने माने कलाकार टेकचंद दुआन जी सर, आतिश सतपति संबलपुर से विद्याधर दास, रोहन पांडे, राजकुमार साहू, ये हमारे ढोलबंद की ओर से एक अनुष्ठान है। हमारा पदमपुर का राजेंद्र महंती, उनका भी एक अनुष्ठान है, वो भी एक डायरेक्टर नाट्यकार है। अबन्नी गुणा पदमपुर का बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे। जैसे कि ये सही में ये एक नेशनल वेबिनार है, सार्थक है नेशनल वेबिनार बनने से, क्योंकि बहुत सारे राज्य का, बहुत सारे नेशनल थिएटर पर्सनालिटीज आज हमारे साथ है। ये हमारे सौभाग्य है कि हेमंत साहू सर, जो कि पहले से लो अनुष्ठान वन्यगुणा पदमपुर की हर आदमी के साथ जुड़ी रहते हैं, वो भी आज हमारे साथ है। ये हमारा सौभाग्य है। जितने बोलने में था, जितने थैंक्स देने में, जितने आभारी धन्यवाद देने में ये काम हो जाएगा, तो बहुत सारे मोर देन 60 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ है। और ये कार्यक्रम को जितने लोग भी फेसबुक लाइव में ये चल रहा है, फिर ये यूट्यूब में अपलोड होगा, कल अपलोड होगा, तो जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको ये अनुष्ठान के ओर से हम बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं। फिर मैं आता हूँ अंजना पुरी मैडम के पास, क्योंकि जितने बोलने में भी मन नहीं मानता है। बार बार आपको स्वागत फिर अगले कार्यक्रम के लिए। फिर कब आपका आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वचन मिलेगा, फिर आप मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रोफेसर प्रधान सर। Actually, the last word will be coming from Major C.R. Das, the founding president of the LU Padampur. Major C.R. Das, please. Sir. Thank you, KR. Good evening, all of you. Namaste, Puri madam. ये दिल मांगे मोर काफी डिमांड हो चुका है तुषार की तरफ से, सुशांत की तरफ से। We all will be glad when we can meet physically for this type of interaction. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ये जूम प्लेटफॉर्म का,
पिछले 2 साल से इट हैज बीन आवर लाइफलाइन। मैं एक आंतर्जातिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब इंटरनेशनल। मैं जानता हूँ इसका इम्पोर्टेंस कितना है। पिछले 2 साल से कम hundreds of seminars and webinars I have attended, and today I am grateful to Zoom that it allowed us the opportunity of listening to a great speech, great presentation by Dr. Anjana Puri. More than her presentation, what impressed me most was the interactive sessions when the participants asked question without an iota of fumbling. The way she answered all the questions, ma'am, you deserve a huge round of applause from all of us. Thank you, and looking forward to hear you more physically in the future. जमशेदपुर के झारखंड सांस्कृतिक मंच से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स लेड बाय शिवलाल सागर जी, वो भी हमारे पुराना दोस्त है, देवगढ़ में हम काफ़ी मिल चुके हैं। उत्तालगढ़ नाट्य संसद तालपदर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स लेड बाय सुशांत मिश्रा जी। ड्रामा चेतना सोहेला लेड बाय तुषारकांत एंड हिज टीम। वी ओ our gratitude to all these associations who joined us today for this webinar, or should I call it webinarathon. It was really a 2-hour session, but I didn't feel like getting up even once. So thank you all, and this vote of thanks will be incomplete if I don't thank the person sitting besides Dr. Puri. ये मेरा चेला है. We know each other since 1989, ma'am. And when I joined Anchal College, Padmampur, he was my student, and we took part in theatre on the same stage, I remember. So, and जो हमारा लू संस्था का पहला नाटक था असुर, उसमें मैं असुर का रोल अदा किया था, और ये मेरा दूत का रोल अदा किया था. आई स्टिल रिमेंबर केमंत. थैंक यू फॉर creating this opportunity of meeting Dr. Puri. Thank you, KR, for this great opportunity. Yesterday when you told me to attend this webinar, I remember I asked you whether it will be in the form of attendee or Zoom. You told Zoom, so because everybody wants to show his face through Zoom, but I am sorry that few participants, they are still hesitant to show their face on the screen. I just see chat box. Prajapati is requesting all of you to please keep your video in on mode so that we can click a group photograph, but still then no response. Friends, Zoom has an etiquette. Zoom का एक basic etiquette होता है कि we must show our faces. That is the basic etiquette of Zoom, and I am sorry if I am hurting somebody, some persons. If imagine Anjana Puri madam is speaking and speaking and speaking, but nobody is on video. कोई भी वीडियो में नहीं है. So all of us, we are actors. अगर हम स्टेज में एक्टिंग करते हैं और हमारे सामने कोई पर्दा डाल देता है तो कैसा फीलिंग होगा. So this is the basic etiquette of Zoom. I request till all participants, please keep your video on so that we can keep the request of Prajapati Deep for a screenshot of our group photograph, the so-called online group photograph. So friends, I thank once again all of you, and looking forward to great interaction from all of you in future. Thank you all. Jai Kala. Namaskar. End of this webinar. We hope we will be meeting in future. I think So we conclude. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.
Good night. Thank you, sir. Thank you.